करते हैं अपन। ठीक है बेटा, तो पिछले लेक्चर में हमने एलसीआर सर्किट पढ़ा था और एलसीआर सर्किट में पावर भी निकालनी थी, वीआरएमएस आईआरएमएस कॉस फाई बता दिया था आपको, और एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सएल होगा तो वोल्टेज लीडिंग होता है, ये मैंने बता दिया था आपको, है ना। तो बाकी सब चीजें हमने कर ली थी। तो अभी हम इसमें कंडीशन ऑफ रेजोनेंस भी हम करते हैं, है ना। तो हेडिंग डाल लो कंडीशन ऑफ रेजोनेंस इन एलसीआर या एलआरसी लिखो, एलसीआर सर्किट। कंडीशन ऑफ रेजोनेंस इन सीरीज एलसीआर सर्किट। सीरीज एलसीआर सर्किट में अपने को कंडीशन निकालनी है, तो रेजोनेंस की कंडीशन क्या होगी, क्लियर है क्या बात। तो देखो, ये है हमारा इंडक्टर, ये हमारा कैपेसिटर और ये है हमारा रजिस्टर। यदि आप एलसीआर के अक्रॉस कोई वोल्टेज V0 sin ओमेगा टी अप्लाई करते हो तो इसके अंदर जो करंट होगी, हाँ भाई, करंट कितनी होगी, करंट होगी I0 sin ओमेगा टी प्लस माइनस 5। समझ में आई बात, ओमेगा टी प्लस माइनस 5, ओमेगा टी प्लस माइनस 5 होगी। वो कैसे होती है मैं आपको बता देता हूं, किस तरीके से निकल के आएगी कि सीरीज एलसीआर सर्किट में टोटल वोल्टेज तो हो गया V, L के अक्रॉस हो गया VL, C के अक्रॉस हो गया VR, VC और R के अक्रॉस हो गया VR। फिर मैंने आपको बताया था कि ये जो वोल्टेज है ये RMS वोल्टेज होते हैं, और इस केस में VL, VC, VR ऐसे नहीं होगा, बल्कि वेक्टर ऑफ B इज इक्वल टू VL वेक्टर, VC वेक्टर प्लस VR वेक्टर होता है। यानी कि आप देखोगे VL, ये मान लेते हैं VC और ये मान लेते हैं VR, तो ये हो जाएगी IR। इफ VL इज ग्रेटर देन VC, तो मैंने आपको टोटल वोल्टेज बता दिया था कि नेट वोल्टेज ही आएगा। तो नेट करंट है ना भाई, करंट क्या है, इसे तो आप ऐसा मान लो, ये मान लिया करंट है और ये वाला वेक्टर क्या है, वोल्टेज वेक्टर है। तो ध्यान से देखो, इफ एक्सएल VL इज ग्रेटर देन VC, यानी ये वोल्टेज इसके बराबर है, तो करंट क्या करेगी, लैग करेगी। तो इस केस के लिए जो करंट होगी इसके अंदर वो I0 sin ओमेगा टी माइनस 5 हो जाएगी। क्लियर है क्या बात, है ना, ये हो जाएगा 5, तो करंट विल लैग। क्लियर है बात। अच्छा, इफ VL इज लेस देन VC, यदि VL लेस देन VC होगा तो ये तो VL होगा और ये VC होगा, साथ में VR होगा, और जो नेट करंट होगी ये तो इंस्टेंटेनियस करंट है। यदि इसका वोल्टेज V है तो इसमें जो करंट की आईआरएमएस वैल्यू होगी वही लिखी है यहां पर। तो नेट वोल्टेज इसे हम फॉलो करेंगे, तो इधर तो आ जाएगा नेट वोल्टेज कितना, VC माइनस VL आ जाएगा, और ये है VR। तो नेट वोल्टेज अब की बार ये हो जाता है और नेट करंट ये है। तो अब की बार इसमें करंट लीड करती है, तो जब करंट लीड करेगी तो करंट की इक्वेशन I0 sin ओमेगा टी प्लस 5 हो जाती है। तो यहाँ पे +5 और -5 इस तरीके से आता है। ध्यान से सुनो, VL इज ग्रेटर देन VC। चलो कॉपी कर लो यहां तक, कॉपी कर लो यहां तक फटाफट तेजी से।
ये मैंने रिवाइज कराया है आपको, मैंने ये पहले भी आपको बता दिया था। बुध बृहस्पति शुक्र, 2-3 दिन में इसे हम चैप्टर को फिनिश कर देंगे, है ना। वीडियो तो काम होगा। जब कॉपी कर लो तो बोल देना डन सर। ओके, तो ध्यान से देखो, इस सर्किट में है ना, मैंने आपको बताया था ये होता है आरएमएस वोल्टेज, ये होता है आरएमएस करंट और ये भी होता है आरएमएस वोल्टेज, है ना। तो यदि मैं इंडक्टर के लिए देखूं, ध्यान से देखना, फॉर इंडक्टर फॉर एल ऐसे लिख ले, VL इज इक्वल टू I इंटू XL, बिल्कुल सही बात है। फॉर कैपेसिटर VC इज इक्वल टू I XC, फॉर रेजिस्टेंस VR इज इक्वल टू I इंटू R, है ना। और पूरे सर्किट के लिए, कंप्लीट सर्किट के लिए वोल्टेज इज इक्वल टू I इंटू जेड। अरे सर्किट का वोल्टेज कितना है V, सर्किट में करंट कितनी है I, सर्किट का इंपीडेंस कितना है Z, तो V इज इक्वल टू I है Z। ये सब इसके अंदर आरएमएस वैल्यू है। तो यहां देखो ध्यान से, यदि VL इज ग्रेटर देन VC है, VL इज ग्रेटर देन VC, तो इसका मतलब XL इज ग्रेटर देन XC। यहां पे लिख लेना इसी जगह, यानी कि यदि XL यानी कि इंडक्टर का रेजिस्टेंस XC यानी कैपेसिटर के रेजिस्टेंस से ज्यादा है तो करंट लैग करेगा। अच्छा, और इसी तरीके से XL इज लेस देन XC है, ऐसे इंप्लाई दैट करके लिख लेना, XL इज लेस देन XC तो करंट लीड करेगा। बात समझ में आती है नहीं? कॉपी करो अपने शब्दों में। XL यदि XC से ज्यादा है तो करंट लैग करेगा, करंट लैग कर रहा है। XL इज लेस देन XC है तो करंट लीड करेगा। क्लियर है क्या बात? सही है भाई? अब यहां देखो, बोर्ड पे देखो एक बार फिर से, रेजोनेंस होता क्या है और इसे हम किस तरीके से समझेंगे। तो यदि आप इस इक्वेशन को देखोगे, ये है सर्किट का टोटल वोल्टेज V अपॉन जेड। ये क्या है? टोटल वोल्टेज, टोटल आरएमएस वोल्टेज, है ना।
ये है टोटल करंट, आरएमएस करंट। बात समझ में आती है? और ये क्या है? टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस, और जिसे टेक्निकली हम बोलते हैं इंपीडेंस। आई बात समझ में? टोटल इंपीडेंस। तो ध्यान से देखो, यदि करंट आई, ये ऐसे लिख लूं मैं, आई आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस, और जो जेड होता है, हाँ भाई, एलआरसी सर्किट का इंपीडेंस कितना होता है पता है आपको? एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देख लो अपनी कॉपी पलट के, सही है क्या बात? इंपीडेंस जो होगा वो ये होगा, रूट ओवर एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। कॉपी करो यहां तक। हाँ भाई देखो, एट रेजोनेंस, एक काम करते हैं, इसे बनाते हैं एल सी आर। सही है भाई, है ना? ये है एल सी आर। इसके अंदर करंट कितनी है? वी। वोल्टेज अप्लाई कितना है? वी। तो रेजोनेंस का मतलब क्या हो सकता है? कोई मेरे को बता सकता है रेजोनेंस से अभी तक आप क्या समझते हो? रेजोनेंस जैसे भी है, केमिस्ट्री में पढ़ रखा हो आपने, फिजिक्स में पढ़ रखा हो, या किसी से कुछ सुन रखा हो, कोई बच्चा बता सकता है रेजोनेंस से अभी तक आप क्या समझते हो? कि रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर और कैपेसिटर सेम होगी। नहीं, वो तो बात सही है। मैं तो रेजोनेंस का मतलब ये होता है, जैसे मान लिया आप, मैं तो जनरल वे में रेजोनेंस पूछा हूं, क्योंकि केमिस्ट्री में भी रेजोनेंस होता है, फिजिक्स में तो ऐसे ही, और आपने, है ना, हमारे कोचिंग का भी नाम रेजोनेंस ही था जहां पढ़ाते थे, है ना? तो रेजोनेंस, अच्छा, जैसे आपने एक फिजिकल नेचुरल फिनोमेना देखी होगी कि जब आप बहुत अच्छे म्यूजिक सिस्टम के सामने जाते हो और वहां गाने बज रहे होते हैं और जो बीट्स होती है बहुत अच्छी होती है ना, निकलते रहते हैं, तो आपका अपने आप से ही डांस करने का मन करने लगता है। ऐसा है, ऐसा तो होगा कि जब बहुत ही अच्छा गाना बजता है, म्यूजिक धम 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 करके बजता है वो सीक्वेंस में, तो बहुत ही अच्छा लगता है और आपका डांस करने का मन भी करने लगता है ऐसा नहीं है? अरे पहले बताओ मेरे को। अरे किसी का करता ही नहीं है, सब ऐसी हैं, समझे? एक तो ये चीज हो गई एग्जांपल, तो उस समय रेजोनेंस हो जाता है। रेजोनेंस का जनरल मतलब ये होता है कि एनर्जी को मैक्सिमाइज करना, या सिस्टम के ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ा देना। टेक्निकली तो ऐसे कहेंगे, रेजोनेंस की कंडीशन में सिस्टम का एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, रेजोनेंस हो जाता है। तो जब सिस्टम के ऑसिलेटिंग सिस्टम के, इसलिए ऑसिलेशन ही हो रहा है इसमें, एलसी ऑसिलेशन अभी पढ़ेंगे हम बाद में। तो जैसे एलसी ऑसिलेशन तो पढ़ा दिया था मैंने, हाँ। तो रेजोनेंस की कंडीशन में कोई भी सिस्टम है, उसका एम्पलीट्यूड जो हो जाता है बहुत बढ़ जाता है रेजोनेंस की कंडीशन में, और एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा तो उसकी एनर्जी भी बढ़ जाती है। तो रेजोनेंस की कंडीशन, ये एलसीआर सर्किट है, इसमें रेजोनेंस अलग टाइप का होता है। जैसे अभी आप मना करते हैं कि अगर जो कोई आर्मी जा रही है ना, आर्मी को जो पुल होते हैं उस पे वो कदम ताल नहीं करते, मार्च नहीं करते, समझे? वो एक साथ जैसे स्टेप को करते हैं ना वैसे नहीं जाते, वो रैंडमली जाते हैं,
अगर जो वो एक साथ मार्च करते हुए जाएंगे तो पुल टूट जाता है, ऐसा कहा जाता है ना, टूट भी सकता है। तो वो होता है रेजोनेंस। क्यों? जैसे आप किसी पुल पे चढ़ रहे हो, जैसे मान लिया पुल है, ये ऐसे चल रहा है और इस पे आप बहुत सारे व्यक्ति चढ़ रहे हो, है ना, तो होता क्या है कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या एटम्स जो होते हैं, ये क्या करते रहते हैं, हमेशा अपनी मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करते रहते हैं। लेकिन अगर जो ये एक साथ अपने पैर को एक साथ पुल पे मारेंगे तो क्या होगा, इनका एम्पलीट्यूड, उनके ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड बहुत बढ़ जाएगा। तो ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड पहली से ऑसिलेट कर रहे हैं और ये एक साथ पैर मारेंगे यदि, तो और ज्यादा एम्पलीट्यूड एक साथ बढ़ जाएगा। तो ये क्या होता है, उस समय रेजोनेंस हो जाता है। रेजोनेंस का मतलब ये है कि अगर जो ये जो पार्टिकल है ये ऑसिलेट कर रहा है और ये किसी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है और उसी फ्रीक्वेंसी से एक्सटर्नल सोर्स ने उसे एनर्जी प्रोवाइड करा दी, उसी फ्रीक्वेंसी से एनर्जी प्रोवाइड करा दी, तो उसका एम्पलीट्यूड और बढ़ जाएगा, उसकी एनर्जी और बढ़ जाएगी और जब एनर्जी बढ़ जाएगी तो ज्यादा तेजी से वाइब्रेट करेगा और पुल टूट जाएगा। तो एक तो ये एग्जांपल हो गया रेजोनेंस का, है ना। इसी प्रकार से जब साउंड वेव निकलती है डीजे से या सिस्टम से, तो उसकी जो वेव होती है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, यदि आपकी इंटरनल फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई तो आपकी बॉडी का भी के जो एटम्स है उनका भी ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है और आपके अंदर एनर्जी सी आ जाती है, तो आपका डांस करने का मन करने लगता है। तो रेजोनेंस की कंडीशन होती है ना। तो कुल मिला के रेजोनेंस ये कहेंगे, यदि किसी सिस्टम की इंटरनल फ्रीक्वेंसी एक्सटर्नल सोर्स की फ्रीक्वेंसी के यदि बराबर हो जाती है तो रेजोनेंस हो जाता है। बात समझ में आई? किसी सिस्टम की इंटरनल फ्रीक्वेंसी यदि एक्सटर्नल सोर्स की फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाए, यहां पे इंटरनल सोर्स क्या है, ये मॉलिक्यूल तो अपनी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करते हैं, और यदि ये आर में भी उसी फ्रीक्वेंसी से इसमें ऑसिलेशन को बढ़ा दे तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा और पुल ब्रेक हो जाएगा। क्लियर है बात? अब इसमें देखते हैं। तो इसका मतलब है कि रेजोनेंस का मतलब होता है एनर्जी को बढ़ा देना, एनर्जी को बढ़ा देना। अब यहां देखो, यहां पर आप करंट देखोगे तो ये होता है Vrms, ये होता है ओमेगा एल, ये होता है ओमेगा सी प्लस आर स्क्वायर। इसके अंदर भी हमें क्या करना है, एनर्जी को मैक्सिमाइज करना है। रेजोनेंस का मतलब है एनर्जी को मैक्सिमाइज करना। एनर्जी कब मैक्सिमाइज होगी, जब इसके अंदर करंट मैक्सिमम होगी, करंट मैक्सिमम होगी, क्योंकि पावर एवरेज क्या होता है भाई, आई स्क्वायर आरएमएस अपॉन आर, ये फॉर्मूला होता है पावर एवरेज का। तो जब करंट मैक्सिमम होगी तो एवरेज पावर डिसिपेटेड भी मैक्सिमम होगी, तो उस कंडीशन को रेजोनेंस कहते हैं, है ना। तो फॉर मैक्सिमाइज पावर, इसे साइड में लिख लेना, करंट इन द LCR circuit must be मैक्सिमम। क्लियर है क्या बात? ये होगी मैक्सिमम, करंट इसके अंदर मैक्सिमम है। अब देखो, ये वोल्टेज सोर्स है, इसका Vrms तो फिक्स है, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी क्या है, ये वेरिएबल है। ओमेगा क्या है, मान लिया फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ये वेरिएबल है। तो बोर्ड पे देखो, यानी कि RMS, IRMS, Vrms अपॉन समथिंग पे डिपेंड करती है। तो मेरे को बताओ, आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो इधर, जो IRMS है Vrms अपॉन जेड, इसे मैक्सिमम करना है, इसे मैक्सिमम करना है, तो जेड को क्या होना पड़ेगा, मिनिमम। और जेड क्या होता है बताओ, जेड होता है एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर।
तो इसकी मिनिमम होने के लिए अंदर सब क्वांटिटी पॉजिटिव है। भाई आर को तो नहीं बदल सकते, बदल किसे सकते हैं? सोर्स की फ्रीक्वेंसी को। हमें क्या करना है, हमें रेजोनेंस के लिए इसकी इंटरनल फ्रीक्वेंसी होगी कुछ, तो हमें सोर्स एक्सटर्नल ऐसा लगाना है कि वो इसकी और इसकी फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए, तो ऑसिलेशन ज्यादा हो जाते हैं और करंट भी बढ़ जाएगी। तो हमें करंट बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं हम? एक्सेल यदि कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, इसलिए कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस की कंडीशन क्या होगी? एक्सेल और एक्ससी को हम क्या कर देंगे? इक्वल कर देंगे। यानी कि यदि आप एक्सेल और एक्ससी को इक्वल कर दोगे तो जेड मिनिमम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये तो जीरो ही हो गया, प्लस आर स्क्वायर यानी आर। यानी रेजोनेंस की कंडीशन में क्या है? रेजोनेंस की कंडीशन ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एलसी, ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ओवर एलसी। यानी कि सोर्स की फ्रीक्वेंसी यदि 1 अपॉन रूट एलसी के बराबर हो जाए तो एक्सएल और एक्ससी बराबर होंगे, तो ये बराबर होंगे तो जेड मिनिमम हो जाएगा, तो करंट जो होगी मैक्सिमम हो जाएगी। दिस इज द, तो मैक्सिमम जब करंट हो जाएगी तो पावर डिसिपेटेड मैक्सिमम हो जाएगी। सो व्हाट इज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस फॉर सीरीज एलसीआर सर्किट? द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस इज XL is equal to XC, और जिस फ्रीक्वेंसी पर ये कंडीशन अकर होती है उस फ्रीक्वेंसी को सोर्स की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। एंड दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड, एंड दिस frequency is called a resonance frequency, resonance frequency। क्लियर है क्या? इसे क्या बोलते हैं हम? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ओमेगा नॉट से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। कॉपी कर लो एक बार। हाँ भाई, जब कॉपी कर लो तो बोल देना डन सर। ठीक है, तो ये होती है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में एक्सएल और एक्ससी क्या होंगे? बराबर होंगे। और एक्सएल और एक्ससी यदि बराबर हुए तो ध्यान से देखो, रेजोनेंस सर्किट में एक्सएल और एक्ससी यदि बराबर हुए तो एक्सएल और एक्ससी यदि बराबर हैं तो आई से मल्टीप्लाई यदि हम कर दें
तो इसमें VL और VC भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ध्यान से देखो बेटा, ये LCR सर्किट था, ये VL था और ये VC था। इसका मतलब यदि इंडक्टर और कैपेसिटर के RMS वोल्टेज अपोजिट तो होते ही है, और अगर जो बराबर हो गए तो जो नेट करंट है, नेट करंट तो इधर ही रहेगी, तो नेट वोल्टेज तो ये हो गया, तो ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो नेट वोल्टेज जो हो जाएगा, सारा का सारा वोल्टेज रेजिस्टेंस पर ही आ जाएगा, और करंट भी क्या होगी, इसी डायरेक्शन में। इसका मतलब एट रेजोनेंस all the voltage, है ना, at resonance VL is equal to VC, therefore net voltage V and net current, कौन सी करंट, RMS करंट, are in same phase, that is दोनों के बीच फेज डिफरेंस कितना होगा, 0 होगा, दोनों सेम फेज में रहते हैं। तो यदि एक अलग टाइप की कंडीशन है रेजोनेंस की LCR सर्किट में कि यदि करंट और वोल्टेज, नेट वोल्टेज और नेट करंट, ऐसे लिखो इसे, नेट वोल्टेज और नेट करंट यदि एक ही फेज में आ जाए तो cos फाई क्या है, 0 हो जाएगा, और cos फाई जिसे हम पावर फैक्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, पावर फैक्टर क्या होता है भाई, cos फाई, तो cos 0 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो जो एवरेज पावर का फॉर्मूला हमने निकाला था Vrms Irms इनटू cos फाई, इसे बेसिकली आप ऐसे लिखते हो इनटू पावर फैक्टर। ये फैक्टर RMS Vrms को एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, तो ये फैक्टर जब 1 होगा, यानी cos फाई इज इक्वल टू 1 होगा, यानी कि फाई इज इक्वल टू 0 होगा, तो एवरेज पावर क्या होगी, एवरेज पावर मैक्सिमम होगी इस कंडीशन में। तो हमें जो एवरेज पावर मैक्सिमम होती है तो ये होती है Vrms इनटू Irms। समझ में आई बात? तो सर्किट के अंदर जो पावर होगी वो मैक्सिमम डिसिपेटेड होगी इन केस ऑफ फाई इज इक्वल टू 0, ये भी मैक्सिमम पावर, क्योंकि cos फाई की वैल्यू 1 से छोटी होगी, तो मैक्सिमम पावर cos फाई को 1 बनाना है। आप इसे इस तरीके से भी कह सकते हो। और सुनो मेरी बात, इस केस में इंपीडेंस बता सकते हो कितनी होगी भाई, इंपीडेंस सर्किट की कितनी होती है रेजोनेंस की कंडीशन में, बता सकता है कोई बच्चा? वेरी गुड। इंपीडेंस तो मिनिमम इंपीडेंस होगी और वो R के बराबर होगी, तो Vrms इज इक्वल टू Irms इनटू RB होता है। तो हम क्या लिख लेंगे, मैक्सिमम पावर जो होगी वो Irms इनटू R मल्टीप्लाई बाय R, तो ये हो जाएगी Irms स्क्वायर, ये हो जाएगा मैक्सिमम। ये मैक्सिमम करंट है, यहां पे दिस द मैक्सिमम करंट, ये होती है कंडीशन रेजोनेंस की। This is the condition of resonance. Voltage and current will be in same phase. Net voltage जो होगा, है ना, वो V के बराबर ही आ जाता है। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि VL VC बराबर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ऐसा होगा।
पावर फैक्टर, दिस इज पावर फैक्टर। cos phi को हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं पावर फैक्टर। पीएफ, cos phi को पावर फैक्टर बोलते हैं। हाँ भाई, कॉपी हो गया क्या? दिस इज पावर फैक्टर है ना, cos phi। ओके, देखो इसमें एक छोटी सी और आप हेडिंग डाल लो, है ना, और वो होती है वॉटलेस करंट। लिख लो वॉटलेस करंट, वॉटलेस करंट। ठीक है, हाँ भाई, वॉटलेस करंट क्या होती है? बता सकते हो वॉटलेस करंट क्या होती है भाई? शक्तिहीन धारा। देखो, अगर जो मान लिया हम L, C और R को यदि हम कंसीडर करें तो LCR ऐसे करते हैं, है ना। LCR को यदि हम कंसीडर करेंगे तो ये हो जाएगा वोल्टेज, और इसके अंदर क्या फ्लो हो जाएगी? करंट। बात समझ में आई? तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं हम XL इज ग्रेटर देन XC, तो जो L है वो C से बड़ा है। तो ध्यान से देखो, ये हो जाएगी करंट। क्लियर है क्या बात? ये हो जाएगा हमारे पास VL, LIC, LIC, ये हो जाएगा VR, तो ये हो जाएगा VL माइनस VC। तो जो नेट वोल्टेज आएगा वो कितना आ जाएगा? इधर आ जाएगा नेट वोल्टेज, और जो फेज होगा वो हो जाएगा फाई। तो ध्यान से देखो, बोर्ड पे देखो, ये है I, मैं उधर लिख देता हूं। ये है I वेक्टर, ये है नेट वोल्टेज V, वोल्टेज वेक्टर, टोटल वोल्टेज वेक्टर। दोनों के बीच में फेज कितना है? फाई। यहां देखो, यदि ये वेक्टर I है तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा? I cos फाई, और ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? I sin फाई। समझ में आती है बात? तो जो पावर होती है वो कितनी होती है? Vrms Irms cos फाई। तो Vrms इंटू Irms इंटू cos फाई। देखो ये रहा, कॉपी करो यहां तक। क्या कौन सा विकास? जो विज्ञान कुछ कर रहा था, जो अप्लाई नहीं हुआ, हाँ गया था, तो क्या गया सर? चलिए मेरे फोन किया था, मैं क्यों बचा है कोई बात नहीं। हाँ नहीं, वो बच्चा हो गया ना विकास, तो चलो उसने बुला लेंगे और मैं क्लास स्टार्ट कर देंगे, उसे बता देंगे क्यों अप्लाई नहीं करना। हाँ ये दे दूंगा। अरे ड्रॉपर के लिए अपन सोच रहे थे
अप्लाई पढ़ा लोगे अच्छा है, टॉपर को पढ़ाना अलग है ना, साथ में क्यों बस बेस कर रहा हूँ, तो आप साथ में नहीं ये ना उल्टा सीधा तो पढ़ा सकते हो, इसलिए सोचते हैं आप चार तीन चार बच्चे भी हो गए, तीन से छः नहीं हाँ भाई, तो ये आरएमएस है cos फाई, सही है ना बात? तो cos आरएमएस cos फाई पे डिपेंड करती है पावर, sin फाई पे नहीं डिपेंड करती। तो ये जो कंपोनेंट होता है ये फर्जी कंपोनेंट है, इसे वॉटलेस करंट बोलते हैं अपन। वॉटलेस करंट, वॉटलेस करंट का मतलब करंट का वो कंपोनेंट जो पावर में डिसिपेशन में कोई भी रोल परफॉर्म नहीं करता, इसलिए इसे वॉटलेस करंट बोलते हैं। ये तो cos फाई तो करती है, cos फाई तो करती है लेकिन sin फाई नहीं करती, इसलिए जो वॉटलेस करंट होती है, वॉटलेस करंट कितनी होगी भाई? IRMS sin फाई। यहां पे I का मतलब बेटा IRMS से ही होता है, ये ध्यान रखना, बार बार नहीं लिखते अपन। sin फाई कैसे निकलेगा बता सकते हो आप? अरे sin फाई तो इंपीडेंस ट्रायंगल से निकलेगा, XL माइनस XC, और ये हो जाएगा Z और ये हो जाएगा फाई, तो sin फाई तो इससे निकाल लेना है ना, ये है। तो कुल मिला के वॉटलेस करंट एक टर्म आती है, वो जेई मेंस और नीट में पूछते हैं सर्किट देके कि वॉटलेस करंट क्या होगी, तो यदि आपको नहीं पता है तो नहीं बता पाओगे। IRMS sin फाई को ही वॉटलेस करंट कहते हैं।
हाँ भाई, हो गया बच्चों? चलो, तो ये है। तो अब हम कुछ सवाल कर लेते हैं इसमें, सही है? जैसे कि मेरे को आप ये बता दो, छोटे छोटे सवाल। इसके अंदर क्वेश्चन करा देता हूं आपको। यार इस पे सवाल भी नहीं है। हाँ भाई, देखो एक बात, लिखो एग्जाम्पल, लिखो when a coil is connected to a DC to a 100 volt DC supply, 100 volt DC supply, the current is 2 ampere. The current is 2 ampere. When the same coil is connected to AC source E is equal to 100 root 2 sin omega t. The current is 1 ampere. Find the inductive reactance used in the circuit. Question है, हाँ भाई, कैसे करेंगे इसे? मैं बताता हूं कैसे करेंगे। देखो ध्यान से सुनो। When a coil is connected to a 100 volt DC, यदि आप किसी कॉइल को ऐसे करके डीसी से कनेक्ट करते हो, ऐसे, द करंट इज 2 एम्पियर, इसमें करंट 2 एम्पियर बहती है। तो बात ध्यान रखना हमेशा, वोल्ट कितना है 100 वोल्ट डीसी, करंट कितना है 2 एम्पियर, ये तो इंडक्टर है। तो इंडक्टर क्या होती है? इंडक्टर तो तार से लपेट के बनती है, तो ये इंडक्टर तो है, इसका कुछ रेजिस्टेंस भी होगा। तो इंडक्टर में इंडक्टर तो होता ही है, साथ में एक रेजिस्टेंस भी होता है। आइडियल इंडक्टर का रेजिस्टेंस 0 होता है। आइडियल इंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है? इफ फॉर आइडियल इंडक्टर रेजिस्टेंस कितना होगा? 0। लेकिन इंडक्टर में रेजिस्टेंस प्रैक्टिकली 0 नहीं होता, उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। और ध्यान से देखो, अब ये आइडियल इंडक्टर है, इसका रेजिस्टेंस जो था मैंने यहां लिख दिया और ये इंडक्टर हो गया ऐसे। तो बोर्ड पे देखो, ये 100 वोल्ट है, रेजिस्टेंस 0 होता है, एंड फॉर डीसी सप्लाई इट एक्ट्स
इट एक्ट्स एज ए वायर। अब ये आइडियल इंडक्टर हो गई। कैसे हो गई? आइडियल इंडक्टर। और डीसी सप्लाई के लिए कैसा काम करेगी ये? कैपेसिटर, आइडियल कैपेसिटर डीसी सप्लाई के लिए ओपन सर्किट होता है और आइडियल इंडक्टर डीसी सप्लाई के लिए एक वायर शॉर्ट सर्किट होता है, शॉर्ट सर्किट। तो ध्यान से देखो, तो ये किस तरीके से बन जाएगा? ये तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस हो जाएगा और ये आ जाएगा 100 वोल्ट। ये हो गया रेजिस्टेंस। तो करंट कितनी आएगी भाई इसमें? 2 एंपियर। तो इसका मतलब इस इंडक्टर में जो रेजिस्टेंस छुपा हुआ है वो निकल जाएगा। कैसे? V इक्वल टू IR से 100 इक्वल टू 2 इंटू R। तो रेजिस्टेंस कितना है इसका? 50 ओम। तो यानी इंडक्टर में, इंडक्टर तो है ही, साथ में रेजिस्टेंस भी है। तो यानी कि हमारे पास एक इंडक्टर तो है, साथ में रेजिस्टेंस भी है। इंडक्टर L होगा लेकिन रेजिस्टेंस पता लग गया कितना है? 50 ओम। यहां तक से, इस वाले लाइन से इतनी इंफॉर्मेशन हमें मिल गई। कॉपी करो तेजी से। सही है भाई बात? तो इंडक्टर से रेजिस्टेंस निकालने के लिए ये पहली लाइन दे रखी थी। कॉपी कर लेना तो बोल देना डन सर। अब when the same इंडक्टर, इसी इंडक्टर को हमने एक एसी वोल्टेज सोर्स से लगा दिया, ये रहा, और ये कितना है? Et is equal to 100√2 sin ओमेगा टी। तो ये तो टाइम का फंक्शन है, ये पीक वैल्यू है। तो ERMS, अरे ERMS कितना होगा? ये E नॉट दे रखा है ना, तो E नॉट अपॉन √2, तो 100 अपॉन √2। तो जो ERMS हो गया, जिसे आप VRMS भी कह सकते हो, ये हो जाएगा 100 वोल्ट। क्लियर है के बाद? तो इसमें जो करंट है, इसमें इस समय जो करंट है वो है 1 एंपियर। तो ये करंट कौन सी है? जब भी वो इस तरीके से वोल्टेज और करंट देगा तो ये दे रखी है उसने IRMS कितनी? 1 एंपियर। 1 एंपियर करंट दे रखी है IRMS। तो अब मेरे को बताओ आप कि सर्किट का टोटल वोल्टेज 100 वोल्ट है, टोटल करंट 1 एंपियर है। तो बेटा टोटल वोल्टेज और टोटल करंट में क्या रिलेशन होता है? VRMS इक्वल टू IRMS इनटू Z, यानी कि V इक्वल टू I इनटू Z। तो V कितना है? 100, I कितना है? 1, तो Z कितना आ गया? 100 ओम। व्हाट इज Z? Z इज द रेजिस्टेंस ऑफ LR सर्किट। तो आप मेरे को LR सर्किट का रेजिस्टेंस बता सकते हो कितना होगा? रेजिस्टेंस देख करके LR सर्किट का रेजिस्टेंस, LR सर्किट का रेजिस्टेंस यानी कि टोटल इंपीडेंस आप देखोगे तो XL और R और Z होता है, ये होता है 5। तो Z होता है XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। LR सर्किट जब मैंने पढ़ाया था तो LR सर्किट में इंपीडेंस पढ़ाई थी कितनी होती है? देख लो कॉपी खोल के। इसकी इंपीडेंस, सर्किट की इंपीडेंस
आर प्लस एक्सएल नहीं होगी, बल्कि रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर होगी। हाँ भाई, बता सकते हो आगे? अब कैसे करेंगे? हमारे पास जेड आ गया, और जेड कितना है? जेड है 100। जेड की वैल्यू कितनी है? 100। तो 100 इज इक्वल टू रूट ओवर एक्सएल स्क्वायर प्लस, और आर की वैल्यू तो हमने निकालनी थी, कितनी थी आर की वैल्यू? 50 ओम। तो आ जाएगा 100 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सएल स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर, 100 स्क्वायर माइनस 50 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सएल स्क्वायर। तो कितना जाएगा? 150 into 50 into एक्सएल स्क्वायर, तो एक्सएल आ जाएगा 50√3 ओम। तो दिस इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टर। यदि आपको ये समझ में नहीं आया हो बेटा, तो मैं इसे दोबारा से रिपीट कर दूंगा, आप मेरे को एक बार मैसेज कर दो, बता दो, नहीं तो कम से कम। एलआर सर्किट है ये, एलआर सर्किट। कॉपी कर लो तो बोल देना आंसर। क्वेश्चन लिखो। एन AC EMF ET is equal to 100 cos 100t cos 100t volt is connected to series to a resistance of 10 ohm and inductance 100 millihenry. What is the phase difference? What is the phase difference between current in the circuit and the EMF? What is the phase difference between current in the circuit and EMF? पढ़ लो एलआर सर्किट। एलआर सर्किट ही मोस्टली पूछा जाता है। आपको एलआर सर्किट के बारे में पता होना चाहिए। दिस इज एल, दिस इज आर, एंड दिस इज एसी वोल्टेज।
V naught sin omega t. This is L, this is R, and this is IT. इसकी जो इंपीडेंस होती है, अरे इंपीडेंस ट्राइंगल XL R Z होता है रूट ओवर XL प्लस R स्क्वायर होती है। कोई मेरे को बता सकता है एनआर सर्किट में करंट लीड करती है या लैग करती है? वेरी गुड। LIC देखो कितना अच्छा है, कोई नहीं बताएगा तुम्हें। LIC तुम 10-20 महीने बाद भी आपको याद आएगा। LIC VL IVC और VR रेजिस्टेंस और ये, तो यदि L और R है तो इसे मिटा दो, तो हो गया नेट वोल्टेज VL और VR, और ये हो गई करंट। तो करंट इधर, वोल्टेज इधर, फेज डिफरेंस 5 से निकलता। LIC जीवन बीमा निगम है ना, भारतीय जीवन बीमा निगम, लाइफ इंश्योरेंस है ना, लाइफ इंश्योरेंस, बिल्कुल सही बात। हाँ भाई, हमें तो फेज डिफरेंस निकालना है, तो फेज डिफरेंस तो 5 होगा। तो इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू तो दे रखी है 10 ओम, ये तो दे रखा है। इंडक्टर की वैल्यू दे रखी है L 100 मिली हेनरी, तो क्या XL की वैल्यू नहीं निकाल सकते ओमेगा L से? ओमेगा कैसे आएगा? अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यहाँ पे कॉस है, अरे होने दो कॉस, फ्रीक्वेंसी तो पता है हमें, अरे कॉस का साइन, साइन का कॉस सब एक ही है। फ्रीक्वेंसी कितनी है? ओमेगा है 100 रेडियन पर सेकेंड, तो 100 इंटू 100 मिली हेनरी, तो कितना हो जाएगा? 10 ओम। दिस इज एक्सेल। क्लियर है क्या बात? तो एक्सेल भी आ गया, एक्सेल कितना हो गया? 10 ओम। अरे ये तो 5 आ जाएगा, कितना? 10 5 XL अपॉन R, तो यानी कि 1, तो 10 5 1, यानी कि पाई बाई 4। दिस इज आंसर, बाकी का कुछ करना ही नहीं है, ऐसे निकालना है पाई बाई 4। दिस इज द फेज डिफरेंस between the current and the voltage. अब मैं बहुत अच्छा सवाल करा रहा हूं आपसे। लिखो एग्जांपल, एन AC voltage is connected, AC voltage source is connected in series with a resistance R and inductance L. If potential drop across
resistance is 200 volt and across inductor is 150 volt, then the applied voltage is, मैं ऑप्शन दे देता हूं, ए 350 वोल्ट, बी 250 वोल्ट, सी 500 वोल्ट, डी 300। बताओ विच इज द करेक्ट आंसर। 350, 250, वेरी गुड। 250 कैसे? अरे समझ में तो आ रहा है, इसका मतलब ये इंडक्टर है, ये रेजिस्टेंस है, ये टोटल वोल्टेज है, ये VL है, ये VR है। तो मैंने आपको बताया था ऐसा नहीं होता इसमें, ऐसा नहीं है कि V बराबर VL प्लस VR हो, ऐसा नहीं है। तो कैसा है? अरे V स्क्वायर वेक्टर V इक्वल टू वेक्टर VR प्लस VR, यानी कि V स्क्वायर इक्वल टू VL ओवर VR स्क्वायर। तो नेट इसके अक्रॉस कितना दे रखा है? रेजिस्टेंस के अक्रॉस 200 वोल्ट, इंडक्टर के अक्रॉस 150 वोल्ट। तो कितना आंसर आया? 150 का स्क्वायर प्लस 200 का स्क्वायर। कितना आ रहा है बताना? 15 15 225, 2 दूनी 4, 625, तो 25 इंटू 100 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। 250 आंसर है। क्वेश्चन लिख देखो। A coil having an inductance N is equal to 1 upon pi Henry connected in series with resistance R is equal to 300 ohm. If 20 volt from 8 to 100 cycle per second, source are impressed across the combination, the power factor of the circuit will be, है ना? A 2 upon 5, B 3 upon 5, C 4 upon 5, D 2 upon 3।
देखो जरा क्या है। A coil having an inductance connected in series with resistance 20 volt is supplied. The power factor of the circuit will be, पावर फैक्टर का मतलब है cos phi की वैल्यू आपको बतानी है बेटा, तो बता दोगे? हाँ भाई, करा नहीं? अरे एलआर सर्किट ही आता है, मैंने बता रहा हूँ अधिकतर एल आर, और ये हो गया वोल्टेज। वोल्टेज की वोल्ट कितना है 20 वोल्ट्स, और फ्रीक्वेंसी कितनी है 200 हर्ट्ज। ये एफ दे रखा है 200 पर सेकेंड, है ना, साइकिल पर सेकेंड। तो ओमेगा कितना होगा 2 पाई एफ, यानी 2 पाई इंटू 200, 400 पाई रेडियन पर सेकेंड। क्लियर है क्या बात? ये हो गया ओमेगा। क्लियर है क्या बात? तो ध्यान से देखो, जो एक्सेल है और ये होगा आर, तो एक्सेल कितना आ जाएगा ओमेगा एल इंटू पाई, और एल की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई 1/पाई हेनरी, तो कितना हो गया 400 ओम। तो ये एक्सेल आ गया। और आर कितना दे रखा है बेटा 300 ओम। बता दो मेरे को। तो जो इंपीडेंस ट्रायंगल है, इंपीडेंस ट्रायंगल कितना आएगा भी, कैसा बनेगा इंपीडेंस ट्रायंगल, एक्सएल आर और जेड, ये होता है फाई, ये होता है 400 ओम, ये होता है 300 ओम, और ये कितना आ गया 500 ओम। क्लियर है क्या बात? तो बता दो मेरे को पावर फैक्टर। अरे पावर फैक्टर का मतलब क्या होता है? पावर फैक्टर का मतलब होता है cos फाई। पावर फैक्टर, अरे जिस फैक्टर से पावर की मल्टीप्लाई हो उसे पावर फैक्टर कहते हैं। जैसे एवरेज पावर होती है ना, अरे Vrms Irms तो होती है पावर V into I, लेकिन एसी सर्किट में एक फैक्टर से मल्टीप्लाई होता है, उसे cos फाई यानी पावर फैक्टर बोलते हैं। तो वही पूछा है, तो निकाल देंगे पावर फैक्टर। कितना आ गया 300 बटे 500, 3 बटे 5 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रही है बात? कॉपी कर लो फटाफट।
हाँ भाई लिख लो क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन लिख देता हूं मैं। जब कॉपी कर लो तो बोल देना आंसर। एग्जाम्पल लिखो। द सेल्फ इंडक्टेंस of a coil is 10 millihenry. 10 millihenry. When it is connected, with a 100 volt DC source, 100 volt DC source, then the loss of power is 20 watt. When it is connected with 10 volt AC source, loss of power is 10 watt. The frequency of source, AC source, will be A option 50 hertz, B option 60 hertz, C option 80 hertz and D option 100 hertz. करो फटाफट तेजी से। बताओ बेटा आंसर। करो। सेल्फ इंडक्टेंस L दे रखा है। डीसी सोर्स से कनेक्ट करा है। डीसी से कनेक्ट करा है। द लॉस ऑफ पावर इज 20 वॉट। इससे इस लाइन से आप रेजिस्टेंस निकालो। इस लाइन से रेजिस्टेंस निकालो R, क्योंकि ये LR सर्किट है। इंडक्टर अपने आप में रेजिस्टेंस को भी साथ में लेके चलती है। तो जो प्रैक्टिकल इंडक्टर होती है उसका मतलब होता है आइडियल इंडक्टर प्लस रेजिस्टेंस। तो इसकी सेल्फ इंडक्टेंस कितनी दे रखी है? 10 मिली हेनरी। तो इसके अंदर रेजिस्टेंस तो ऑटोमेटिकली होता ही है। तो जब आप इस इंडक्टर को डीसी सोर्स से लगाओगे, 10 वोल्ट डीसी सोर्स, 10 वोल्ट डीसी सोर्स 10 मिली हेनरी, लॉस है 20 वॉट। जब आपने इसे लगाया 10 वोल्ट से, तो इसमें ये तो क्या बन जाता है? ये तो तार बन जाता है। तो लॉस ऑफ पावर किस में होगी? लॉस ऑफ पावर इस रेजिस्टेंस में होगी। तो करंट कितनी है? I। तो पावर जो होता है वो होता है V स्क्वायर अपॉन R, I स्क्वायर अपॉन R इंटू R। तो पावर दे रखी है इसमें 20 और वोल्टेज कितनी दे रखी है? 10 और रेजिस्टेंस निकालना है। तो कितना हो जाएगा? 100 अपॉन 20। तो रेजिस्टेंस आ गया। तो इस लाइन से ये बार बार ऐसी देता है, बार बार वो ऐसी देगा। जब इंडक्टर देगा प्रैक्टिकल,
तो वो डीसी वोल्ट से कनेक्ट कर देगा। फिर उसकी हेल्प से आपको रेजिस्टेंस निकालना है। जैसे पिछले क्वेश्चन में पावर के स्थान पे उसने करंट दे दी थी, तो उसमें V IR से R निकल गया था। कॉपी करो यहां पर। नेक्स्ट में देखना, अब इससे आगे कर लो। अब इस इंडक्टर को यानी कि इसको हमने एक एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया, यानी कि 5 ओम, तो रेजिस्टेंस है। एंड लॉस ऑफ पावर इज 100 वॉट, तो फ्रीक्वेंसी निकालनी है। हाँ भाई, ये 10 वोल्ट दे रखा है, इसका जो वोल्टेज है यानी VRMS दे रखा है 10 वोल्ट। बात समझ में आई नहीं? और रेजिस्टेंस है ये, तो हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है। फ्रीक्वेंसी तो कैसे निकालेंगे? पावर दे रखी है, लॉस ऑफ पावर। अरे एवरेज पावर कितना होता है? एवरेज पावर VRMS IRMS cos फाई तो होता ही है। समझ में आई बात? तो इसका एक्सेल मान ले हम, तो इसे हम I² RMS इंटू जेड भी लिखते हैं इंटू R। क्लियर है क्या बात? तो दोनों ही फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ये तो एवरेज पावर कितना दे रखा है? 10 वॉट। IRMS निकाल लेंगे, रेजिस्टेंस है 5 ओम, तो इससे IRMS आ जाएगा आपका 2, IRMS आ जाएगा √2। क्लियर है क्या बात? √2 एम्पियर इज द IRMS, √2 एम्पियर इज द IRMS। 80 हर्ट्ज, एक का आंसर आया 80 हर्ट्ज। वेरी गुड। अब IRMS आ गया तो VRMS अपॉन जेड निकाल देंगे। कैसे? देखो अब यहां पर VRMS अपॉन जेड, तो जेड आएगा VRMS अपॉन IRMS। हाँ भाई, तो VRMS कितना है? 10 और IRMS कितना है? √2, तो आ गया 5√2 ओम। और जेड की वैल्यू होती है बेटा XL² प्लस R² इक्वल टू 5√2 ओम। तो यहां से XL² प्लस रेजिस्टेंस कितना है? 5² और ये हो जाएगा 25 × 2 बराबर 50। तो XL² 50 माइनस 25 बराबर 25। तो जो XL की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 5 ओम, और XL होता है ओमेगा L। सही है बात? ओमेगा L की वैल्यू आ गई 5। तो जब ओमेगा L की वैल्यू आ जाएगी 5, इससे कैलकुलेट करके, तो ओमेगा L इक्वल टू 5 2 पाई f। L की वैल्यू है 10 मिली हेनरी इक्वल टू 5, है ना? तो ये क्या दे रखा है? ओमेगा इंटू 10 मिली हेनरी इक्वल टू 5, तो ओमेगा कितना जाएगा? 5/10⁻², ऊपर जाएगा 500, तो 2 पाई f इक्वल टू 500, है ना? तो जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो आएगी 250/पाई। अब इसे कैलकुलेट कर लो, 250/पाई।
अरे कितना है आंसर बेटा? 80 हर्ट्ज बता रहे हैं एक तो इसे 3 से डिवाइड कर दो ना। 77.17। अच्छा लगभग 80 हर्ट्ज आ गया। कोई गलती तो नहीं की हमने जो आंसर बिल्कुल मैच नहीं कर रहा? 80 हर्ट्ज आया। मेधवी आपका बेटा किस तरीके से आया दिखाना जरा, बताना। पॉइंट्स में आ रहा है, बाद में राउंड ऑफ करके 80 आ रहा है। अच्छा अच्छा, हाँ तो लगभग 80 है, यही सही आंसर है ना, 80 हर्ट्ज। थोड़ा सा आंसर ही गलत है इसमें, है ना, 80 हर्ट्ज। मेथड यही लगेगा, तो काफी सही सवाल है ना बेटा। तो आज के लिए इतना ही।